सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम करने वाले हैं ओसीएम में केस स्टडी। यस फ्रेंड्स, केस स्टडी आपको मैं बता दूँ 6 मार्क्स के लिए आता ही है। 6 मार्क्स में आपको 6 फुल आउट ऑफ फुल मिल सकता है इफ़ आपको ये जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। अदरवाइज़ आपको वो जो पैराग्राफ समझता है तो ही आप 6 आउट ऑफ 6 निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को फुल देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ आप पैराग्राफ को समझोगे तो आंसर्स आपको फटाफट आ जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ मिस्टर हर्षद है जो एक एम्प्लॉय नहीं एंटरप्रेन्योर है, जो अपॉइंट करते हैं 2 जन को। वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल। ओके, अभी वो क्या करते हैं, मेल लोगों को मशीन्स में काम करा देते हैं, मशीन्स में डाल देते हैं, और फीमेल्स को पैकेजिंग डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, काम करने दे देते उधर। अभी देखो नेक्स्ट क्या लाइन बोला है, मिस्टर हर्षद। अभी देखो मिस्टर हर्षद है और एक मिसेस नैना है। मिस्टर हर्षद और मिसेस नैना। मिस्टर हर्षद एक फाइनेंस मैनेजर है और मिसेस नैना एक एचआर मैनेजर है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ओके, तो ये आपको पैराग्राफ समझा। अभी जाते आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबाउ केस। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई होता है। ओके, कौन सा प्रिंसिपल है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने जो 2 जन को अपॉइंट किया था, एक मेल और फीमेल, और मेल को मशीन्स में डाल दिया और फीमेल को पैकेजिंग में। इसका मतलब क्या है, यहाँ डिवीज़न ऑफ वर्क हो रहा है, वर्क्स को डिवाइड किया गया है, थोड़ा वर्क मेल को दिया है, थोड़ा वर्क फीमेल को दिया है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ मिस्टर नैना इन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बोला आपको मिस्टर नैना क्या करती है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। देखिए आपको पैसेज में ही आंसर मिल गया, इतना इजी है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्लान करे इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। यह ऑर्गेनाइजेशन किसका है, एंटरप्रेन्योर का है। और अभी देखो एंटरप्रेन्योर ही प्लानिंग करेगा सब कुछ। अभी प्लानिंग करेगा एंटरप्रेन्योर, तो इसमें एंटरप्रेन्योर कौन है, मिस्टर हर्षद, तो यहाँ आएगा मिस्टर हर्षद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। एक फाइन डायमंड लिमिटेड है जिसमें 200 एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, जिसमें वो 3 शिफ्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट शिफ्ट में 60 एम्प्लॉयज़ है, सेकेंड शिफ्ट में भी 60 है, और थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉयज़ है। ओके, और उन लोग बहुत काम करते हैं, सिर्फ लंच ब्रेक रहते हैं, अदरवाइज़ ब्रेक नहीं लेते हैं। ओके, अभी देखो नो एम्प्लॉयज़ इज़ एबल टू कंप्लीट द वर्क इन डिज़ाइनड टाइम। देखो जो टाइम सोचा है कि यही टाइम में ये काम होना चाहिए, तो कोई भी एम्प्लॉयज़ हो रहा नहीं कि वो काम कंप्लीट हो जाए। ओके, अभी क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें बताया गया है कि इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि इसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उसके वजह से रिज़ल्ट क्या मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है। मतलब कि आज होना चाहिए तो वो काम कल हो रहा है, तो उसमें डिले आ रहे। यस और नो, फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज़ वहाँ डिले आ रहे। तो ये स्टॉप करने के लिए उन्होंने सवाल पूछा है, तो चलिए इसका जवाब देते हैं। आप लोग रेडी हो
तो फर्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीडेड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। तो ये पूछते हैं कि कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड होगा जो फॉलो करना चाहिए कंपनी को। तो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, ये एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है साइंस नॉट रूल ऑफ टर्म, मतलब प्रॉपरली मैनेज करना, ये सब काम है। इफ़ आपको ये प्रिंसिपल आती है इसके बारे में तो ही आप आंसर लिख पाओगे। अभी देखो उन्होंने बोला है कि 2 साइंटिफिक टेक्निक्स को बताओ जो काम है वो स्मूथली जाए। तो वन इज़ वर्क स्टडी, तो जो कंपनी है उसमें कैसे कितना वर्क करना चाहिए, कितना लगने वाला है, कैसे होना चाहिए, ये सब के ऊपर स्टडी करना चाहिए, दैट इज़ वर्क स्टडी। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, मतलब कि आप टास्क रख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इतने एम्प्लॉयज़ हैं तो इतना ही टास्क कंप्लीट हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो वो सब सेटलिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि वाई द वर्क इज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड इन द टाइम। मैंने अभी बोला आपको, पैसेज में दिया है कि काम क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं है। तो आपको यही आंसर लिखना है यहाँ। ओके, नेक्स्ट आता है चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, मैं आपको बताती हूँ, वेरी इजी है ये चैप्टर। देखो मिस्टर अशोक है, अभी मैं इसके पहले बता दूँ कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। ओके, क्या आंसर इन 1 वर्ड में लिखना है या आंसर इन सेंटेंस में लिखना है? आंसर इन 1 सेंटेंस में लिखना है। तो आंसर इन 1 सेंटेंस में लिखना है ये, जैसे हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर लिखोगे मिस्टर हर्षद इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये याद रखना। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फर्स्ट वाला मिस्टर अशोक है, जो एक दुकान में विजिट करते हैं और वो एक शूज़ ख़रीदते हैं। ओके, एक शूज़ ख़रीदते हैं। अभी वो शूज़ है वो 700 रुपीज़ का है। अभी सेल्समैन उनको फोर्स करता है कि अरे ये ले लो, ये शूज़ ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये बिगर साइज़ है, आपके लिए अच्छा है, ऐसा वो बोलते हैं। सेल्समैन उनको फोर्स करते हैं। आफ्टर पेयर ऑफ बिगर साइज शूज़, आफ्टर ये ख़रीदने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि शूज़ ना बहुत बड़े हैं उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, वो जाके कंप्लेन करते हैं शॉपकीपर को। ओके, वो जाके कंप्लेन करते हैं शॉपकीपर को। अभी वो शॉपकीपर मना करता है कि बोलता है कि अरे रिप्लेस हो नहीं सकता क्योंकि स्टॉक में तो नहीं है। तो उसके वजह से अभी उन्होंने सवाल पूछा है कि इसमें कौन सा राइट वॉलंटेड है। अभी आप मुझे 2-3 राइट्स बताओगे कि राइट टू रिड्रेस है, राइट टू रिप्रेजेंट है, राइट टू चूज़ है। इसका मतलब क्या? देखो, जो द सेल्समैन फोर्स्ड हिम टू बाय, इससे हम देखेंगे तो उसमें राइट टू चूज़ है, उनको चूज़ करना नहीं दिया है। नेक्स्ट में आप ही कंप्लेन अबाउट द शू, अभी वो कंप्लेन करने के बाद भी वो शॉपकीपर मना कर रहा है, बोल रहा है कि अभी स्टॉक में नहीं है, नहीं रिप्लेस होगा। तो इसका मतलब क्या है? राइट टू रिड्रेस, मतलब कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आप कौन सा राइट लिखोगे? आप लिखोगे राइट टू चूज़। ओके, राइट टू चूज़ आएगा। कमेंट ऑन दिस, राइट टू चूज़ क्या होता है आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ओके, तो कॉन्सेप्ट को आना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल इज कंप्लेन। अभी देखो वो उनको कंप्लेन करना है, वो किधर जाएगा? सो देखिए, वो 700 रुपीज़ का ही है, 1 करोड़ के एग्जिट तो नहीं है वो, तो वो किधर जाएगा? वो कंज्यूमर फोरम में जाएगा। ओके, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर मीरा, रेसिडेंट ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट, ब्रॉट अ मशीन, वॉशिंग मशीन worth ₹50,000. ओके,
तो एक मीरा है जो वॉशिंग मशीन को अपने घर पे लेके आती है, वो भी 50,000, और वो ना कैश मेमो और वारंटी पीरियड ऑफ 2 years नहीं लाती है। कैश मेमो नहीं लेके आते। कैश मेमो पता है आपको, उसमें गारंटी वो सब होता है। ओके, प्रूफ होता है कि आपने मशीन्स ख़रीदा है, तो आपको सर्विस चाहिए तो मिल जाता है, या आपके गुड्स में कुछ ख़राबी आ गई तो रिप्लेस हो जाता है, रिफ़ंड भी कभी हो जाता है। तो कैश मेमो लेना और वारंटी पीरियड लेना इम्पॉर्टेंट है। सो आफ्टर 1.5 ईयर्स हो गए, उन्होंने नोटिस किया कुछ तो उसमें डिफेक्ट है गुड्स के अंदर। तो उन्होंने कंपनी को बोला कि आप ये गुड्स को रिपेयर करके दो या रिप्लेस करके दो। ओके, अभी कंपनी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया आप बता सकते हो चैट बॉक्स में, तो चलिए बताइए। ओके, क्यों इसलिए नहीं बताया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि कैश मेमो उसने नहीं लिया था। ओके, और वारंटी पीरियड तो उसके पास नहीं था, तो प्रूफ नहीं था ना उसके पास, इसलिए कंपनी ने उसका कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वो किधर जाएगी, तो वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। वो प्रोडक्ट के बारे में वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट डालेगी कि ऐसा है, रिपेयर करना नहीं दे रहे हैं, रिप्लेस करने नहीं दे रही हैं। ये देखिए मैंने इधर आंसर लिखा है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सजेशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो ऑर्डर है वो अग्री नहीं करती है, तो वो किधर जाएगी, तो वो स्टेट कमीशन में जाएगी। इफ़ स्टेट कमीशन भी उसको ये नहीं हो रहा है तो वो नेशनल कमीशन में जाएगी। ओके, तो यहाँ स्टेट कमीशन आंसर है। नाउ व्हाट वाज द निगलेंस ऑफ मिस्टर मीरा वाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन। उसने कौन सी चीज़ को इग्नोर की जब वो वॉशिंग मशीन को खरीद लेती। यह हमने 2-3 बार बोला, दैट इज़ कैश मेमो। नाउ चैप्टर 8 मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर में देखें तो 2 क्वेश्चंस हैं। एक है मिस्टर एक्स है वो गुड्स परचेज करता है उसके नियर शॉप में, और मिस्टर वाई है जो परचेज करता है टोक्यो से। ओके, मिस्टर जेड है जो परचेज करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली। ओके, वो दिल्ली से ले लेता है। अभी मुझे बताइए एक्स का कौन से मार्केट है, वो एक्स का कौन से टाइप ऑफ मार्केट है, दैट इज़ लोकल मार्केट। फिर वाई का कौन सा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, और जेड का कौन सा मार्केट है, नेशनल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब कि आपके नियर है वो लोकल मार्केट है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डील्स इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मिस्टर एक्स है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। अभी उसको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है और उसको बिजनेस को एक्सपांड करना था, इसलिए वो मनी बोरो करता है बैंक से। अभी वो इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड को इक्विटी शेयर्स में। नाउ इक्विटी शेयर्स क्या होता है, वो एक रिस्क कैपिटल होता है। ओके, वो डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। इफ़ प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखो क्या मिलेगा, डिविडेंड। वो एक परमानेंट कैपिटल होता है, तो वो इसलिए वो एक्स उधर क्या करता है, फंड्स को इन्वेस्ट करता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वो कौन से मार्केट से मिस्टर एक्स ने मनी को बोरो किया, तो एक कैपिटल मार्केट। ये सुनो, वो किधर से बोरो करता है, कैपिटल मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट का नाम बताओ जिसमें मिस्टर एक्स इन्वेस्ट हिज फंड्स, तो दैट इज़ रेगुलेटेड मार्केट। और थर्ड वाला बताओ कि कौन से टाइप ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड होगी इंटरनेशनल मार्केट में। देखो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ आते हैं। अभी वो फॉरेन कंट्रीज़ के करेंसी नोट्स डिफरेंट होते हैं, किसी के डॉलर्स है, किसी के कुछ और है, तो क्या आएगा इधर आंसर, डिफरेंट फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राम है जो डिज़ाइन करता है ये स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस का। ओके,
by taking the required resources such as land, money, machinery, workforce etc. for his new business. अभी मिस्टर श्याम है जो एक मैनेजर है, ओके, एक मैनेजर है। वो क्या करता है? वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ये सब करता है। ये सब वर्ड्स ना आपने किधर मिला होगा, किधर तो पढ़ा है, याद कीजिए। अभी क्या होता है, मिस्टर राम ना मिस शुभम को अपॉइंट करता है और उसको बोलता है कि आपको सुपरवाइज करना है, ओके, आपको सुपरवाइज करना है कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जो है मिस्टर शुभम सजेस्ट भी करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सजेशंस देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मिस्टर राम क्या कर रहा है इधर? मिस्टर राम प्लानिंग कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर कर रहा है बिजनेस का। मिस्टर श्याम क्या कर रहा है? मिस्टर श्याम स्टाफिंग कर रहा है, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सब आपने स्टाफिंग में पढ़ा होगा, ये नो। मिस्टर शुभम क्या कर रहा है? कंट्रोल भी कर रहा है और वो कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। सुपरवाइज करना मतलब कंट्रोल करना, एम्प्लॉयज़ को सजेशंस देना मतलब कोऑर्डिनेट करना उनके साथ, ओके। तो आंसर्स आपको मिल गए। शुभम का कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इजी लग रहा है ना ये? यस, इफ़ आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको बहुत इजी जाएगा ये। इन XYZ कंपनी मिस्टर लीला, अभी देखो एक XYZ कंपनी है और वहाँ मिस्टर लीला, ओके, एक मिस्टर लीला है और वो क्या करती है? वो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देती है, ओके, और वो गाइडलाइंस देती है और उनको मोटिवेट करती है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। और फिर मिस्टर सैयद है जो वर्क करता है, जो एफर्ट्स को देखता है एम्प्लॉयज़ का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाइल अचीविंग इट, मतलब एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को तारीफ़ करता है, उनको मदद करता है, उनको सजेशंस देते हैं, ये सब जो कोऑर्डिनेट करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, ओके, क्योंकि उनको अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। मिस्टर देसाई क्या करता है? मिस्टर देसाई देखता है कि कैसा अरेंजमेंट हो रहा है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द ह्यूमन बिजनेस। अभी मुझे बताइए कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? मिस्टर देसाई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ओके। डायरेक्शन कौन डायरेक्शन दे रहा है? मिस्टर लीला। इसमें देखिए वो इंस्ट्रक्शंस देती है मतलब वो डायरेक्शन कर रही है। अभी वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैंने बोला था आपको कि वो एम्प्लॉयज़ को सजेशंस भी देता है, कोऑर्डिनेट कर रहा है अच्छे से, दैट इज़ मिस्टर सैयद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। अभी देखो मिस्टर सोहम है जो यंग MBA डिग्री होल्डर है और मिस्टर नवीन है जो BCom ग्रेजुएट है। मिस्टर सोहम को एक डेली फॉर्म स्टार्ट करना है एक विलेज में और मिस्टर नेविन को कैशियर बन के प्राइवेट कंपनी में काम करना है। अभी हमें फाइंड करना है कि सोहम का ड्रीम क्या है और नवीन का ड्रीम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोहम का ड्रीम है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, ओके। देखिए इसमें उन्होंने बोला कि उनको एक MBA डिग्री होल्डर बनना है, मतलब कि उसको एंटरप्रेन्योर ही बनना है। उसने नीचे बोला भी है कि वो उसको स्टार्ट करना है खुद का डेली फार्म, ये नो, तो वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। मिस्टर नवीन क्या करना चाहता है कि उसको जॉब चाहिए प्राइवेट कंपनी। कौन सा जॉब? कैशियर का। अभी बताइए स्टेट एनी वन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। आप इसमें कौन से भी फीचर्स को बता सकते हो। मैंने इधर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। अभी तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन से क्वालिटीज़ मिस्टर सोहम के पास होने चाहिए? तो जैसे कि इनोवेटर, क्रिएटर, रिस्क बेरर,
और बहुत सारे क्वालिटीज़ आप लिख सकते हो, इसमें से 2 या 3 लिख दो, ओके। और फुल सेंटेंस में आपको लिखना है। सो आज के लिए इतना ही। यस फ्रेंड्स, चैप्टर 4, 5 और 6 के केस स्टडीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इफ़ वो वीडियो पाना चाहते हो तो अभी जस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। और हाँ, लास्ट में कमेंट करना कि क्या आपको केस स्टडी ईजी लगा, यस और नो।